सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत 5 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए थे। पिछली कक्षाओं में जो है हमने देखा था कि संविधान के द्वारा जो है हमारे को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आप एक बार मुझे उन सभी मौलिक अधिकारों के नाम बताइए जो हमें संविधान से प्राप्त हैं। पहला कौन सा है? वेरी गुड, समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी गुड। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा कौन सा है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले तो जो है आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और उनमें प्रत्येक बात को जो है आप ध्यान से लिखें और इसे समझने का प्रयास करें। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संविधान के द्वारा जो है सभी नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति है उसके किसी भी अधिकार का यदि हनन होता है, उसके किसी भी अधिकार का यदि हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और न्यायालय के द्वारा उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और आपके किसी भी मौलिक अधिकार का यदि कोई व्यक्ति या राज्य के द्वारा हनन किया जाता है तो आप जो हैं न्यायालय जा सकते हैं। तो आप किस आधार पे न्यायालय जाएंगे? आप जो है संवैधानिक उपचारों का जो आपके पास मौलिक अधिकार है इसके आधार पे जो है आप कहाँ जाएंगे? न्यायालय जा सकते हैं। और फिर न्यायालय जो है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु जो है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस न्यायालय में जा सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में कहीं भी जा सकते हैं। तो और आगे मैं तुम्हें बताऊं तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो है इस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। और जब उनसे जब पूछा गया कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो उनका उत्तर था कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस अधिकार के बिना हमारा संविधान क्या है? प्रायः शून्य है। और उन्होंने कहा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है इस अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो अधिकार है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने जो है इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो यदि पेपर में आपसे पूछा जाए कि किस अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है और किसने कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। और ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्रत्येक बात को ध्यान से सुन रहे होंगे और सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब इस अधिकार में आप क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 32 में सभी नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे आप लिख देना सभी नागरिकों को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है।
जिसका अर्थ है क्या कि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। आगे क्या लिखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। इसके बिना संविधान प्रायः शून्य है, ऐसा कहा। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। और वो 5 प्रकार के लेख कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेक्षण लेख और 5वां है अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 प्रकार के लेख आपसे मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी करता है। यदि पेपर में आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है, नाम बताइए, तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार प्रच्छा, ये 5 प्रकार के जो हैं लेख जारी करता है। अब हम क्या करेंगे, यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आए 4 अंक में कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के ऊपर टिप्पणी लिखिए या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझाइए, यदि 4 अंक में आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका उत्तर यहां तक ही देंगे, ठीक है, जहां तक अपन इसको पढ़ा है। और यदि आपसे पूछा जाए 6 अंक में कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को विस्तृत रूप से समझाइए और 6 अंक में यदि प्रश्न हो तो फिर आपको जो है ये 5 प्रकार के जो लेख हैं इनको भी विस्तार से बताना पड़ेगा। या फिर आपके 2 नंबर में पूछा जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5 प्रकार के लेख सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो जारी करते हैं हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो ये जो लेख है, ये जो वारंट है, ये बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यायालय है, यानी बंदी बनाया गया व्यक्ति न्यायालय से प्रार्थना करता है और इसमें जो न्यायालय है वह बंदी बनाए गए जो अधिकारी हैं, संबंधित जो पदाधिकारी है उसको ये आदेश जारी करता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन हेतु उपस्थित किया जाए, ताकि ये जान सके कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो बंदी बनाने का कारण है वो वैध है या अवैध। यदि बंदी बनाने का कारण अवैध है तो उस व्यक्ति को जो है वह न्यायालय मुक्त करने का आदेश देता है। आप शायद समझे नहीं होंगे, एक बार मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको बंदी बना लिया तो आप क्या करेंगे, न्यायालय के अंदर एक प्रार्थना लगाएंगे कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो फिर न्यायालय क्या करेगा, आपकी प्रार्थना के ऊपर जिस अधिकारी ने आपको बंदी बनाया है, पदाधिकारी ने, उसको एक आदेश जारी करेगा संबंधित अधिकारी को, और उस अधिकारी को यह आदेश देगा कि आपको यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उपस्थित किया जाए, ताकि ये जाना जा सके कि बंदी बनाए गए व्यक्ति का जो कारण है वो वैध है या अवैध। यदि आपको बंदी बनाने का कारण अवैध है तो न्यायालय संबंधित अधिकारी को आपको मुक्त करने का आदेश देगा। तो इस प्रकार से यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसे जो है
इसे जो है हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस कहते हैं। तो कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि हेबियस कॉर्पस क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। यह बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। यह बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह आदेश देता है। संबंधित अधिकारी का मतलब क्या होगा? जिस अधिकारी ने आपको बंदी बनाया है, तो उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय एवं स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करे, जिससे न्यायालय यह जान सके, यानी बंदी बनाए गए जो व्यक्ति हैं उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाए, ताकि न्यायालय यानी न्यायाधीश ये जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या फिर अवैध रूप से। यदि बंदी बनाने का कारण अवैध है तो न्यायालय उसे मुक्त करने का आदेश देता है, यानी जो न्यायाधीश है वह उस अधिकारी को मुक्त करने का आदेश देगा। तो ये था आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण के विषय में। दूसरा जो लेख है वो कौन सा है? परमादेश। दूसरा लेख कौन सा है? परमादेश। और परमादेश में क्या होता है कि यदि कोई अधिकारी, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, परमादेश का मतलब क्या होगा? ये कब जारी किया जाता है? जब कोई अधिकारी या पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है। जब कोई, जैसे मान लीजिए कि आप अधिकारी बन गए या फिर आप कोई पदाधिकारी हैं और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपने कर्तव्यों का जो पालन है वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या फिर जो न्यायालय है वो आपको एक आदेश जारी करेगा कि आप जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से या समुचित तरीके से करें। और इस प्रकार के आदेश को क्या कहा जाता है? परमादेश कहा जाता है। यानी इसको जो है लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? मैंडेमस। इसको तो कहते हैं हेबियस कॉर्पस और इसे कहते हैं मैंडेमस। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? मैंडेमस। तो ध्यान देना और आप अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप इसको नोट भी कर लेना। फिलहाल आप सुनने में ध्यान दो, समझने में ध्यान दो कि दूसरा परमादेश है और इसे हम क्या कहते हैं? मैंडेमस भी कहते हैं या इसे मैंडेमस भी कहा जाता है। इस आदेश द्वारा जो न्यायालय है वह क्या करता है? उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहा है। यानी जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन उचित तरीके से नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है न्यायालय उस अधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए एक आदेश जारी करता है, जिसे परमादेश या मैंडेमस कहते हैं। यदि पेपर में आपसे पूछा जाए कि परमादेश क्या है तो आप ये बात बताएंगे, ठीक है। और तीसरा जो है लेख कौन सा है? तीसरा लेख है आपके प्रतिषेध लेख। कौन सा है? प्रतिषेध लेख। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा प्रतिषेध लेख में कि जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है, ध्यान देना, प्रतिषेध लेख में क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देता है कि आप इस मामले पर कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। अब आपको पता हो तो हमारे यहाँ पे जो है
एकीकृत न्याय व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे जो है वो एक संघीय न्यायपालिका है, जिसको हम एकीकृत या संघीय न्यायपालिका कहते हैं, जिसमें क्या है कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में राज्य के उच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे जो है राज्य के अंदर जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के बाद में जो है हमारे यहाँ अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो और प्रत्येक जो न्यायालय है उनका अपना अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, एक निश्चित दायरा होता है। तो यदि जिला न्यायालय या जो अधीनस्थ न्यायालय है जो हमारी तहसील स्तर के ऊपर होते हैं, जैसे हमारे शाहपुरा में है तहसील स्तर पे जो न्यायालय, तो वो उनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। यदि ये अपने अधिकार क्षेत्र से किसी मामले की सुनवाई करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले की यदि सुनवाई करते हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है वह उस न्यायालय को जो है उस मामले की कार्रवाई ना करने का एक आदेश दे सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिषेध लेख कहते हैं। तो अब देखो, इसे प्रोहिबिशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन भी कहते हैं। प्रोहिबिशन, ध्यान दो, आप भी मेरे साथ बोलो, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, मैंडेमस, मैंडेमस प्रमादेश, और प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध लेख। और देखो इसमें इस आदेश के द्वारा यानी इस लेख के द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देते हैं। यानी अधीनस्थ यानी हमारे जो तहसील स्तर पे है या जिला स्तर पे, उनको अधीनस्थ कहते हैं। तो उनको ये आदेश देता है कि वह इस मामले पे कार्रवाई या इस मामले में कार्रवाई ना करे, क्योंकि यह अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले पे कार्रवाई करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, नहीं है, या उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो उसमें क्या है कि उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिषेध लेख क्या होगा। ठीक है, आप इसको दोबारा से सुन लेना और इसको समझने की कोशिश करना। ये इतने हार्ड बिंदु नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप सोचे कि ये भाई बहुत हार्ड है, इतना हार्ड बिंदु नहीं है, बहुत ही कॉमन है। अपनी व्यवहारिक चीजें हैं जो अपन देखते हैं, जो अपन सुनते हैं, तो ये व्यवहारिक बातों के ऊपर आधारित बिंदु है। और चौथा जो लेख है वो कौन सा है, उत्प्रेक्षण लेख। कौन सा है, उत्प्रेक्षण लेख। और जो है इसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षण लेख में इसमें क्या होगा कि जो उच्च न्यायालय है, वह जो उच्च न्यायालय है वह जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको किसी भी विवाद को अपने पास भेजने का आदेश दे सकते हैं। उत्प्रेक्षण यानी ऊपर भेजने का। देखो उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण का क्या हुआ है, ऊपर भेजने का, यानी जो ऊपर के जो न्यायालय हैं, अब ऊपर के न्यायालय कौन से हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ये क्या करते हैं कि अपने से जो नीचे के न्यायालय हैं उनको वह ये आदेश दे सकते हैं, यानी किसी भी विवाद के मामले को, यानी ऊपर के जो न्यायालय हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये जो है किसी भी विवाद को अपने पास मंगवाने का आदेश दे सकता है। इसमें तो क्या करते हैं, प्रतिषेध में तो क्या करते हैं कि किसी भी मामले के ऊपर कार्रवाई न करने का आदेश देते हैं। भाई आप इस मामले की कार्रवाई ना करें क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसमें तो ये होगा, प्रतिषेध में तो प्रतिषेध यानी प्रतिबंध लगाना कि आप इस मामले पर कार्रवाई ना करें। तो प्रतिषेध लेख में तो क्या होता है कि प्रतिबंध लगाया जाता है अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर। और इसमें क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों से जो है किसी भी विवाद को मंगवाया जाता है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि प्रतिषेध में तो क्या होता है कि जो ऊपर के न्यायालय हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध कि आप इस मामले की कार्रवाई ना करें क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और उत्प्रेक्षण लेख में क्या होता है कि इसमें उत्प्रेक्षण यानी इसमें जो है किसी भी मामले को ऊपर के न्यायालय जो है वो अपने पास मंगवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो
ऊपर के न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये नीचे के न्यायालयों से किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकते हैं। इसे उत्प्रेक्षण लेख या याचिका कहते हैं, वारंट कहते हैं, और इसे क्यूटो वारंट भी कहा जाता है। एक बार जो है हमारी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है कि क्यूटो वारंट क्या है। अब उस जगह बच्चे कंफ्यूज हो गए कि क्यूटो वारंट क्या है, जबकि अभी अभी आपने समझा कि क्यूटो वारंट के द्वारा ऊपर के जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, वह नीचे के न्यायालयों से किसी भी विवाद को अपने पास मंगवा सकते हैं। अब आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालयों से किसी भी विवाद को अपने पास मंगवा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूटो वारंट कहते हैं। मैं इस बात को बार बार रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसके बाद में अंतिम जो है वो कौन सा है? अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। अब यह अधिकार प्रच्छा क्या होता है? अधिकार प्रच्छा होता है कि जब कोई अधिकारी, जब कोई पदाधिकारी किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद के ऊपर गैर तरीके से कार्य कर रहा है, जब कोई पदाधिकारी किसी सरकारी, जब कोई व्यक्ति, ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी, अर्ध सरकारी और निर्वाचित पद के ऊपर गैर कानूनी तरीके से यदि वो कार्य कर रहा है तो न्यायालय उस पदाधिकारी को उस पद पर कार्य करने का कारण जान सकती है, और यदि उस अधिकारी के द्वारा उस पद पर जो कार्य करने का जो आधार है यदि वह अवैध निकला तो फिर जो है न्यायालय उस पदाधिकारी को उस पद से क्या कर सकती है? हटा सकती है। इसे कहते हैं अधिकार प्रच्छा, यानी इसे जो है सेट्रीओरारी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेट्रीओरारी। सेट्रीओरारी, सेट्रीओरारी भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए आप जो हैं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी, अर्ध सरकारी या किसी निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करें, तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसके कार्य करने का आधार अवैध निकला, गलत निकला, तो फिर उस अधिकारी को जो है क्या कर सकता है? न्यायालय उसके पद से हटा सकता है। आपने सुना होगा ना कि आपने अक्सर ये सुना होगा लोगों से कि भाई कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं या फिर जो नीचे के अधिकारी हैं वो क्या करते हैं कि झूठ माट में जो है अधिकारी बन करके और जांच करने चले जाते हैं, जबकि वो उस पद पे है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि कई व्यक्ति क्या होते हैं कि जैसे हम बात करें आरटीओ ऑफिसरों की, आरटीओ अधिकारियों की जो गाड़ियों को पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे हाईवे पे जो गाड़ी चलती है उनको कौन पकड़ता है? आरटीओ। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं या नीचे के अधिकारी क्या करते हैं कि आरटीओ अधिकारी बन करके और उन गाड़ियों की जांच करने के लिए चले जाते हैं, जबकि वो उस पद पे है ही नहीं, जबकि वो उस पद पे है ही नहीं। और तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो न्यायपालिका है वो उस अधिकारी की या उस व्यक्ति की जांच कर सकता है कि वह किस आधार पे उस जो पद पे कार्य कर रहा है या उनकी जांच कर रहा है। तो और यदि उनका कार्य करने का जो तरीका है यदि वो गलत निकला तो फिर हमारा न्यायालय उन व्यक्तियों को जो है क्या देगा? सजा देगा। क्योंकि तो ये सारे क्या थे हमारे 5 प्रकार के लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, दूसरा प्रमादेश जिसे मैंडेमस कहा जाता है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है प्रतिषेध लेख जिसे
प्रोहिबिशन कहा जाता है। चौथा कौन सा है? उत्प्रेक्षण लेख, जिसे क्यूटो वारंट कहा जाता है। और पांचवा है आपके अधिकार प्रच्छा, जिसे सेट्रिओरारी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है, तो 5 प्रकार के। नाम पूछे तो नाम बता देना। और यदि आपको इनमें से किसी एक के बारे में पूछे कि क्यूटो वारंट क्या होता है, या फिर प्रोहिबिशन क्या होता है, या मैंडेमस क्या होता है, या सेट्रिओरारी क्या होता है, या हेबियस कॉर्पस क्या होता है, तो आप भी जो है आप इनको भी अच्छे से अपने माइंड में याद करें। या फिर आपसे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, या प्रमादेश क्या है, प्रतिषेध लेख क्या है, उत्प्रेक्षण लेख क्या है, या अधिकार प्रच्छा क्या है, या किसे कहते हैं, तो आप इनकी परिभाषाओं को भी अच्छे से याद कर लें। और आप प्रत्येक बात को जो है ध्यान से सुने। इस वीडियो को आप दोबारा से देखें, आप इनको दोबारा से पढ़ें, ताकि आपके माइंड में ये बात अच्छे से बैठ जाए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा या हृदय अंबेडकर ने किसे कहा? वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। अब आपसे दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं कि संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? वेरी गुड, कितने दिए गए हैं? 6। आपने उत्तर दिया 6 मौलिक अधिकार। अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूं कि मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला मैं प्रश्न पूछता हूं, नागरिकों को संविधान में कितने प्रकार की समानताएं दी गई है? वेरी गुड, आप में से कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है 5 प्रकार की समानताएं दी गई है। अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में। चलो अगला प्रश्न बताओ, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है? वेरी गुड, शाबाश, अनुच्छेद 17 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? वेरी गुड, आपने उत्तर दिया, सही उत्तर है आपका। और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी सुन ले, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अच्छा, अगला प्रश्न है, जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? जीवन जीने का या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है आप इन बिंदुओं को प्रश्नों के माध्यम से भी याद करें। आप स्वयं जो है रोज के 5 प्रश्न बनाएं और उन 5 प्रश्नों के उत्तर दें। आप अपनी कॉपी, एक अलग से कॉपी बना लें और आप रोज के 5 प्रश्न जो हैं हम जो भी पढ़ते हैं उसमें से बनाएं और उनका उत्तर देने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न बनाने की जो शैली है वो आपको आ जाएगी और आपको साथ के साथ उनके उत्तर भी याद हो जाएंगे।